हेलो एवरीवन। करंट अफेयर्स के कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और उससे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट्स के साथ मैं फिर से आप लोगों के लिए उपस्थित हूं। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। ओएनजीसी ने हाल ही में हरित ऊर्जा उद्देश्यों को पूरा करने के लिए भारत की किस संस्था के साथ समझौता किया है? हमारे ऑप्शन हैं SECI सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, EESL एनर्जी इफिशियंसी सर्विसेज लिमिटेड, रेडा रीन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट अथॉरिटी, या उपरोक्त में से कोई नहीं। हम उत्तर से में आने से पहले इस क्वेश्चन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जान लेते हैं कि पहला ओएनजीसी है क्या। तो ओएनजीसी भारत की एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है। सार्वजनिक क्षेत्र कहने का मतलब है ये भारत सरकार के नियंत्रण की पूर्ण स्वामित्व की कंपनी है जो भारत में पेट्रोलियम एवं गैस खोज से संबंधित कार्य करती है। आगे हम बढ़ते हैं। हरित ऊर्जा उद्देश्य। हरित ऊर्जा उद्देश्य क्या होता है? तो भविष्य की पीढ़ी के ऊर्जा हितों से समझौता किए बिना वर्तमान की ऊर्जा उद्देश्यों को, जरूरतों को पूरा करना ही हरित ऊर्जा उद्देश्य है। कहने का हमारा तात्पर्य है कि वर्तमान में सभी जानते हैं कि पूरी विश्व ऊर्जा के लिए पेट्रोलियम और कोयले पर लगभग पूरी तरह से निर्भर है। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि पेट्रोलियम और कोयले का भंडार पृथ्वी पर एक सीमित मात्रा पे है और कुछ 100 वर्षों के बाद इसके भंडार खत्म हो जाएंगे। तब उस समय की पीढ़ी के लिए ऊर्जा संकट की स्थिति उत्पन्न होगी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए वर्तमान में विश्व की लगभग सभी सरकारें हरित ऊर्जा के ओर कदम बढ़ा रही हैं। हरित ऊर्जा में पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, बायोगैस, जल विद्युत जैसे ऊर्जा के स्रोतों को विकल्प के रूप में देखा जा रहा है और ये कभी न समाप्त होने वाले ऊर्जा स्रोत हैं। आगे हम बढ़ते हैं। ओएनजीसी से रिलेटेड एक और फैक्ट है कि ओएनजीसी का मुख्यालय है न्यू दिल्ली में। आगे हम बढ़ते हैं, ऑप्शन पे आते हैं। सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये भी सार्वजनिक क्षेत्र की एक कंपनी है और इसका मुख्यालय भी न्यू दिल्ली में है, न्यू दिल्ली में ही है। अगले ऑप्शन पे आते हैं EESL। अभी आप सभी ने एलईडी बल्ब वितरण के बारे में बहुत सुना होगा। भारत में एलईडी बल्ब ऊर्जा संरक्षण के लिए ये EESL नामक कंपनी ही कर रही है। एनर्जी इफिशियंसी सर्विसेज लिमिटेड ने, जो भारत सरकार की स्वामित्व की एक कंपनी है और इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना 2009 ईस्वी में की गई थी। तीसरा ऑप्शन है रेडा रीन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो इस नाम से भारत में कोई कंपनी नहीं है, बल्कि प्रत्येक राज्य में ये एक कंपनी के रूप में काम करती है। बस उसके शुरुआत में संबंधित राज्य का नाम लग जाता है। जैसे झारखंड में जरेडा, झारखंड रीन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट अथॉरिटी। अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो क्रेडा, छत्तीसगढ़ रीन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसी प्रकार हर एक राज्य में इसका नाम बदलता जाता है। अब आते हैं हम यहाँ पे अपने उत्तर पे। तो ओएनजीसी ने सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ हरित ऊर्जा उद्देश्यों को पूरा करने के लिए समझौता किया है। हमारा उत्तर नंबर 1 SECI होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। भारतीय सेना ने हाल ही में किस सार्वजनिक क्षेत्र की रक्षा कंपनी के साथ IGLA-1M मिसाइलों के नवीनीकरण के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है? नवीनीकरण मतलब अपग्रेडेशन, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। समय के साथ हमारी सेना की जरूरतें बदलती रहती हैं और उसी के अनुसार मिसाइल को अपग्रेड किया जाता है। और उसके लिए समझौता किसके साथ किया है? तो हमारे ऑप्शन है DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा है BDL, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। तीसरा है BEL
भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, या चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। इन चारों ऑप्शन के बारे में हम थोड़ी सी संक्षिप्त जानकारी ले लेते हैं कि डीआरडीओ भारतीय सेना के लिए विमान और आयुध मतलब विस्फोटक संबंधी हथियार का विकास और निर्माण करती है, रिसर्च भी करती है इसकी स्थापना 1958 में की गई थी। आगे अगले ऑप्शन पे आते हैं बीडीएल, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, इसकी स्थापना 1970 में की गई थी, जबकि इसका मुख्यालय हैदराबाद में है। जबकि डीआरडीओ का मुख्यालय दिल्ली में है और इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। डीआरडीओ से संबंधित ये 3 महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, एमसीक्यू वाले परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी, इसका मुख्यालय कहाँ है और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो अब इसी क्वेश्चन से संबंधित ये 3 एक्स्ट्रा महत्वपूर्ण फैक्ट्स आपको मिले। बीडीएल से संबंधित भी ये महत्वपूर्ण तथ्य है कि इसका मुख्यालय हैदराबाद में है और इसकी स्थापना 1970 में की गई थी। तीसरे ऑप्शन पे आते हैं बीईएल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। इसका संबंध रक्षा क्षेत्र से बिल्कुल भी नहीं है, जबकि बीडीएल रक्षा मंत्रालय के अधीन काम करती है। और साथ में भारतीय सेना ने बीडीएल के साथ ही अनुबंध किया है मिसाइलों के अपग्रेडेशन के लिए, नवीनीकरण के लिए। तो हमारा उत्तर हो गया नंबर 2, बीडीएल। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। स्वदेश निर्मित सर्वेक्षण पोत संध्याक, ये नाम बहुत महत्वपूर्ण है, इसे जरूर याद रखिएगा। संध्याक का डिजाइन एवं विकास किस कंपनी के द्वारा किया गया है? हमारे पास 4 ऑप्शन है। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड कोच्चि, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड कोलकाता, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड गोवा, और चौथा है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापट्टनम। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा नंबर 2, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड कोलकाता। अब हम चारों ऑप्शन में दिए गए शिपयार्ड्स के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी ले लेते हैं। कोचिन शिपयार्ड की स्थापना 1972 में की गई थी कोच्चि में, जबकि गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड का अधिग्रहण भारत सरकार ने 1960 में किया था। इसकी स्थापना कब हुई इसकी जानकारी नहीं है आधिकारिक रूप से, इसलिए मैं ये आप लोगों को नहीं बता रहा हूं, लेकिन इसका अधिग्रहण भारत सरकार ने 1960 में किया था। जबकि गोवा शिपयार्ड की स्थापना 1957 में की गई थी और हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड की स्थापना 1949 में की गई थी, लेकिन इस नाम से नहीं बल्कि सिंधिया शिपयार्ड के नाम से, सिंधिया शिपयार्ड्स के नाम से इसकी स्थापना 1949 में की गई थी। और ये चारों शिपयार्ड्स भारतीय सेना के लिए और व्यावसायिक दोनों ही तरीके के जहाज के डिजाइन करते हैं, उसके निर्माण करते हैं, उसके विकास करते हैं। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी के अनुसंधान, विकास एवं अन्वेषणों के विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत ने पहला स्वदेशी सर्वर लॉन्च किया है, जिसे नाम दिया गया है, यहाँ पे पहला होगा, जिसे नाम दिया गया है रुद्र, अर्जुन, दिव्य या मेघ। तो इसके सीधे उत्तर पे हम आते हैं। ये फैक्ट्स रिलेटेड है कि जो पहला सर्वर है उसका नाम है रुद्र, और इसका विकास किया है जिस कंपनी ने है वो है सी डैक।
सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, और इस कंपनी की स्थापना हुई थी 1988 में और ये पुणे में स्थित है। तो इस क्वेश्चन से संबंधित फैक्ट्स के रूप में ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि स्वदेशी सर्वर रुद्र का निर्माण किस कंपनी ने किया है, तो सीडेक का। ये भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि सीडेक का फुल फॉर्म क्या है, तो अब उत्तर हो जाएगा सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि सीडेक की स्थापना कब हुई थी, तो उसका उत्तर होगा 1988, जबकि सीडेक कहाँ स्थित है, तो इसका उत्तर होगा पुणे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस देश ने दिसंबर 2021 में परीक्षण उपग्रह सियान 2 का प्रक्षेपण किया है? सियान 2, हमारे पास ऑप्शन है भारत, चीन, दक्षिण कोरिया, जापान। नाम से अगर हम देखें सियान 2, तो ये भारत से बिल्कुल पूरी तरह से असंबंधित है, जबकि इन 3 देशों से मिलता जुलता हो सकता है कि ये तीनों में से कहीं भी किसी भी देश में ने इसका परीक्षण किया होगा। लेकिन अगर फाइनल उत्तर पे हम आते हैं तो इसका ऑप्शन होगा चीन। चीन ने उपग्रह सियान 2 का परीक्षण किया था और इसका प्रक्षेपण कैरियर था कुआई झोउ 1A। सियान 2 को जिस प्रक्षेपण यान से प्रक्षेपित किया गया था उसका नाम है कुआई झोउ 1A। तो ये दोनों फैक्ट्स परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है कि प्रक्षेपण यान का नाम क्या था और इस उपग्रह का प्रक्षेपण किस देश ने किया था। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। हाल ही में अमेरिका ने क्षुद्र ग्रह या धूमकेतु से पृथ्वी की रक्षा हेतु परीक्षण करने वाला एक मिशन लॉन्च किया है जिसका नाम है डॉट, बेनू, टिमारफोस और पलास। इसमें सीधे हम उत्तर पे आते हैं कि इस मिशन का नाम है डॉट। डॉट का फुल फॉर्म है डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट। मतलब पृथ्वी की तरफ अगर कोई स्टेरॉयड बढ़ता है तो उसे दूसरी ओर मोड़ने के लिए ये परीक्षण किया जा रहा है। जबकि इसके दूसरे ऑप्शन पे देखें बेनू, तो ये नहीं है, जबकि डिफार्मोस और पलास दोनों ही खुद ही स्वयं ही ये उल्का पिंड हैं। तो परीक्षा में ये कभी पूछा जा सकता है कि डिफार्मोस क्या है या पलास क्या है। उसके 4 ऑप्शन दिए जा सकते हैं, उल्का पिंड, क्षुद्र ग्रह या कृत्रिम उपग्रह। तो उस स्थिति में ये दोनों ही के लिए हमारा उत्तर होगा उल्का पिंड। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस देश ने चंद्रमा में पानी की खोज के लिए रोवर मिशन भेजने की योजना बनाई है? ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत, रूस। हम सभी जानते हैं कि अंतरिक्ष मिशन भेजने में भारत भी विश्व के कई विकसित देशों के साथ कदम मिला रहा है। रूस शुरू से तो है ही, साथ में जापान भी है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के बारे में इस तरह के संदर्भ बहुत कम लिए जाते हैं। हालांकि इस क्वेश्चन का आंसर ऑस्ट्रेलिया ही होगा। ऑस्ट्रेलिया ने चंद्रमा में पानी की खोज के लिए रोवर मिशन भेजने की योजना बनाई है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय नौसेना ने हाल ही में प्राप्त स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर को क्या नाम दिया है? स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर मतलब जो दुश्मन देश से मिसाइल हमारे देश में छोड़े जाएंगे उसे नष्ट करने वाला। उसके ऑप्शन है मर्मुगुआ, विशाखापट्टनम, सूरत और कोचीन। हमारा उत्तर होगा विशाखापट्टनम। ये स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर का नाम विशाखापट्टनम है, जबकि इसके निर्माण मुंबई के मझगांव डॉक में किया गया है।
क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है कि विशाखापट्टनम स्टील गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर का निर्माण कहाँ पे किया गया है। उसमें ऑप्शन दिया जाएगा विशाखापट्टनम, कोई और 3 नाम। नाम से देखने में बड़ा अच्छा, बड़ा सुंदर लगेगा कि ये तो विशाखापट्टनम नाम है, तो विशाखापट्टनम में ही ये सब तैयार किया गया है। लेकिन हम यहाँ पे धोखा खा सकते हैं, इसलिए याद रखना है कि इसका निर्माण मुंबई के मझगांव डॉक में किया गया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के किस आईआईटी संस्थान ने ड्रोन प्रौद्योगिकी पर शोध के लिए पहला उत्कृष्टता केंद्र शुरू किया है? आईआईटी कानपुर, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी मद्रास या आईआईटी मुंबई? हम सीधे उत्तर पे आते हैं कि आईआईटी गुवाहाटी ने ड्रोन प्रौद्योगिकी पर शोध के लिए केंद्र की शुरुआत की है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिसंबर 2021 में संपन्न डेविस कप टेनिस प्रतियोगिता की विजेता किस देश की टीम है? रूस, क्रोएशिया, सर्बिया या स्वीडन? तो सीधे हम इसके उत्तर पे आते हैं कि डेविस कप टेनिस प्रतियोगिता 2021 की विजेता टीम है रूस, जबकि क्रोएशिया है उप विजेता। ये फैक्ट्स के रूप में याद करने वाला तथ्य है कि 2021 के डेविस कप की विजेता और उप विजेता टीम कौन सी है। और वर्तमान परीक्षा के ट्रेंड में उप विजेता भी कई बार पूछे जाते हैं, तो इसलिए सिर्फ विजेता को याद नहीं रखना है, बल्कि उप विजेता को भी याद रखना जरूरी है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सैयद मुश्ताक अली T20 क्रिकेट ट्रॉफी का खिताब किस राज्य ने जीता? सैयद मुश्ताक अली T20 भारत के घरेलू टीमों के बीच खेले जाने वाला क्रिकेट ट्रॉफी है, और इसमें हमारे पास ऑप्शन है 4, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और दिल्ली। तो इसके ऑप्शन पे आंसर पे हम आते हैं। इसकी विजेता टीम है कर्नाटक और उप विजेता टीम है तमिलनाडु। ये 2021 के बारे में संदर्भ में पूछा गया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भुवनेश्वर में संपन्न पुरुष FIH फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी जूनियर विश्व कप 2021 की विजेता टीम कौन सी है? तो सबसे पहले इस क्वेश्चन से संबंधित एक फैक्ट ऑप्शन में आने से पहले हम देखें तो फैक्ट्स ये है कि 2021 की जूनियर हॉकी FIH कहाँ पे आयोजित की गई थी? तो ये भारत में की गई थी, उड़ीसा राज्य में की गई थी और भुवनेश्वर, उड़ीसा की राजधानी में इसका आयोजन किया गया था। इसकी विजेता टीम है अर्जेंटीना, जिसने 16 वर्षों के बाद ये खिताब जीता है, जबकि जर्मनी की टीम दूसरे स्थान पर थी, उप विजेता, और भारत को इसमें चौथा स्थान प्राप्त हुआ था। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि भुवनेश्वर में संपन्न पुरुष FIH हॉकी जूनियर विश्व कप में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो उसका उत्तर हो जाएगा चौथा। उप विजेता टीम थी जर्मनी, जबकि विजेता थी अर्जेंटीना। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। फिडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता? फिडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप है, ये हम सभी जानते हैं, बहुत ही ये प्रचलित प्रतियोगिता है फिडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप। और इसके 4 ऑप्शन हैं। मैग्नस कार्लसन, हिकारू नाकामुरा, इयान नेपोमानियाची, फेबियानो कारुआना। इसके उत्तर में हम आते हैं कि इसके विजेता हैं मैग्नस कार्लसन, जो नॉर्वे के रहने वाले हैं, जबकि उप विजेता हैं इयान नेपोमनियाची, और ये रूस के रहने वाले हैं। तो उप विजेता रूस के हैं और विजेता नॉर्वे के हैं। और इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था दुबई में, दुबई संयुक्त अरब अमीरात में। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फिडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2021 का आयोजन किस जगह पे किया गया था या किस देश में किया गया था? तो जगह का नाम होगा दुबई और देश का नाम होगा संयुक्त अरब अमीरात। अब अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं।
चर्चित क्रिकेटर ऋषभ पंत को किस राज्य ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? ऑप्शन है हमारे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और हरियाणा। तो हम सभी जानते हैं कि ऋषभ पंत उत्तराखंड राज्य से संबंधित हैं और उत्तराखंड राज्य ने ही इन्हें अपना राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने किस भारतीय को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया है? हमारे ऑप्शन हैं पुलेला गोपीचंद, प्रकाश पादुकोण, साइना नेहवाल और लिएंडर पेस। ये चारों ही भारतीय खेल जगत के बड़े प्रचलित नाम हैं और इसमें लिएंडर पेस को हम देखें तो सीधे सीधे ये नहीं होगा, क्योंकि ये टेनिस नहीं बल्कि माफ कीजिएगा बैडमिंटन नहीं बल्कि टेनिस खिलाड़ी हैं। और ये तीनों ही पुलेला गोपीचंद, प्रकाश पादुकोण और साइना नेहवाल तीनों टेनिस की बैडमिंटन की बड़ी हस्ती हैं भारत में। तीनों ने बड़ा नाम कमाया है विश्व बैडमिंटन में। लेकिन अगर इस क्वेश्चन के आंसर के रूप में अगर हम आते हैं तो ये होगा प्रकाश पादुकोण। प्रकाश पादुकोण को बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया है और इन्हें कुछ दिनों पहले भारत ने भी 2018 में प्रकाश पादुकोण को ही 2018 में भारत में भी भारतीय बैडमिंटन संघ ने भी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया था। तो इस तरह प्रकाश पादुकोण भारत के अंदर घरेलू और विश्व स्तर दोनों स्तर पर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्राप्त करने वाले बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला भारतीय गेंदबाज कौन है? पहला अनिल कुंबले, कपिल देव, हरभजन और रविचंद्रन अश्विन। अगर सबसे ज्यादा जहां तक विकेट लेने वाले खिलाड़ी की हम बात करें तो अनिल कुंबले ने 619 विकेट लिए हैं, कपिल देव ने 434 विकेट लिए हैं, हरभजन सिंह ने 417 विकेट लिए हैं और हाल ही में रविचंद्रन ने हरभजन को पार करते हुए 418 विकेट लिए हैं। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से हमारा आंसर होगा अनिल कुंबले। अनिल कुंबले भारत के सबसे ज़्यादा टेस्ट विकेट लेने वाले खिलाड़ी हैं। अगर विश्व स्तर की बात करें तो विश्व में सबसे ज़्यादा टेस्ट विकेट लेने वाला खिलाड़ी हैं मुरलीधरन, श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन। इन्होंने 800 टेस्ट विकेट लिए हैं। जबकि दूसरे स्थान पर हैं ऑस्ट्रेलिया के शेन वार्न। इन्होंने कुल 708 टेस्ट विकेट लिए हैं। तो विश्व स्तर पे सबसे ज़्यादा की बात हो तो मुथैया मुरलीधरन, दूसरे स्थान पे शेन वार्न। जबकि भारत की बात करें तो अनिल कुंबले सबसे ज़्यादा 619 विकेट लिए हैं। जबकि कपिल देव ने 434, हरभजन ने 417 और रविचंद्रन ने 418 टेस्ट विकेट लिए हैं। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। आईसीसी के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? पहला ऑप्शन है जियोफ एलार्दिस, केन रिचर्डसन, मार्क वा या कर्टनी एम्ब्रोन्स। इसके सीधे हम उत्तर में आते हैं। इसका उत्तर होगा जियोफ एलार्दिस। ये ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं। ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं और विगत 6 से 7 महीना से ये कार्यकारी सीईओ थे। ये कार्यकारी सीईओ भी थे। तो हमारा उत्तर होगा जियोफ एलार्दिस। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जर्मनी के नए चांसलर हैं एंग्रेज क्रैम्प, मार्कस श्रेवर, ओलाफ स्कोल्ज और फ्रैंक वाल्टर। हम सभी जानते हैं कि जर्मनी में एंजेला मार्केल काफ़ी समय तक वहाँ की चांसलर थी, लगभग 2005 से लेकर 2021 तक। और ये विश्व में काफ़ी शक्तिशाली महिला और राष्ट्रप्रधान के रूप में जानी जाती हैं। इन्होंने कई कठोर कदम अर्थव्यवस्था के सुधार के लिए उठाए थे जर्मनी के। लेकिन 2021 में उन्होंने पद त्याग दिया और जर्मनी के नए चांसलर हैं
ओलाफ स्कोल्ज जर्मनी के नए चांसलर हैं। ये चांसलर बनने से पहले 2011 से 2018 तक जर्मनी का एक शहर है हैम्बर्ग, उसके मेयर भी थे। अब अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत की मृत्यु के बाद किसे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का कार्यभार सौंपा गया है? पहला ऑप्शन है जनरल एम नरवणे, दूसरा एडमिरल करमबीर सिंह, तीसरा एडमिरल हरि कुमार, यहाँ पे वाइस नहीं होगा, एडमिरल हरि कुमार, चौथा एयर मार्शल VR चौधरी। सभी जानते हैं कि अभी कुछ दिन पहले बहुत ही दुखद हेलीकॉप्टर दुर्घटना में हमारे देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत सहित 14 से 15 लोगों की दर्दनाक मृत्यु हो गई थी। उसके बाद भारतीय सेना अध्यक्ष जनरल एम नरवणे को सीनियरिटी के आधार पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के कुछ कार्यों का कार्यभार दिया गया है, कुछ कार्यों का प्रभार सौंपा गया है। इन्हें पूरी तरह से चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नहीं बनाया गया है, बल्कि कुछ कार्यों का ही प्रभार दिया गया है। जबकि एयर मार्शल VR चौधरी वायुसेना अध्यक्ष हैं और एडमिरल हरि कुमार नौसेना अध्यक्ष हैं। जबकि एडमिरल करमबीर सिंह वायुसेना के अध्यक्ष थे मार्शल VR चौधरी से पूर्व। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। देश का पहला स्टैंड अलोन मेटल डेबिट कार्ड जारी करने वाला बैंक है? पहला HDFC, दूसरा येस बैंक, तीसरा SBI या चौथा IDFC फर्स्ट बैंक। हम सीधे इसके उत्तर पे आते हैं कि देश में पहला स्टैंड अलोन मेटल डेबिट कार्ड जारी करने वाला पहला बैंक है IDFC फर्स्ट बैंक। ये निजी क्षेत्र का एक बैंक है जो RBI के दिशा निर्देश में जैसे और बैंक भारत में कार्य करते हैं, यह भी भारत में निजी क्षेत्र में कार्य करने वाले एक बैंक है जिसने पहला मेटल डेबिट कार्ड जारी किया है। ये एक हॉट क्वेश्चन हो सकता है आगे के परीक्षाओं के लिए। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। डिजिटल गोल्ड के बदले ऋण देने वाला डिजिटल गोल्ड के बदले में ऋण देने वाला भारत का पहला बैंक है एक्सिस बैंक, SBI, शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक या IDFC। हम सीधे इसमें उत्तर में आते हैं। इसका उत्तर होगा शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक। शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक भारत में पहला बैंक है जो डिजिटल गोल्ड के बदले, या इसको पेपर गोल्ड भी बोल सकते हैं, के बदले में ऋण देती है। अभी तक हम जानते थे कि सोने को बैंक में गिरवी रखने पे लोन दिया जाता था, ऋण दिया जाता था, लेकिन अब ये आभासी सोना, उससे संबंधित डॉक्यूमेंट रखकर भी ऋण लिए जा सकते हैं। अब अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। भारत सरकार ने सूरत मेट्रो रेल परियोजना के लिए किस संस्था के साथ समझौता किया है? पहला है एशियन विकास बैंक, दूसरा है जर्मन विकास बैंक, तीसरा है विश्व बैंक और चौथा है जापान। हम सीधे आते हैं इसके उत्तर पे। इसका उत्तर होगा जर्मन विकास बैंक, जिसे शॉर्ट में KFW भी लिखा जाता है। इसका पुराना नाम है क्रेडिटनस्टाल्ट फर विडेरा उफ बॉस। तो ऑप्शन में कभी कोई ठीक नहीं है, ये भी पूछा जा सकता है कि ये भी ऑप्शन में दिया रहेगा या KWF भी रहेगा या जर्मन विकास बैंक भी रहेगा। इसके लिए भारत सरकार ने इसके साथ 442.26 मिलियन यूरो का ऋण समझौता किया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ट्विटर के नए
नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं परास अग्रवाल, दीपक अग्रवाल, राहुल अधिकारी या प्रणव चैतन्य। तो सीधे हम इसके उत्तर पे आते हैं। इसके नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी परास अग्रवाल हैं, जिन्होंने ट्विटर के संस्थापक जैक डॉर्सी के स्थान पर ट्विटर के सीईओ का कार्यभार संभाला है। जैक डॉर्सी के इस्तीफा के बाद परास अग्रवाल एक एनआरआई हैं जो 2011 से ट्विटर के साथ जुड़े हुए हैं। इनकी शिक्षा आईआईटी बॉम्बे में हुई थी। यहाँ से इन्होंने बीटेक किया था, जबकि अमेरिका के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में इन्होंने एमटेक किया और 2017 में ये ट्विटर के सीटीओ बने, चीफ टेक्निकल ऑफिसर। तो इसमें से दो महत्वपूर्ण हैं कि परास अग्रवाल ट्विटर के नए सीईओ हैं, जैक डॉर्सी इसके संस्थापक हैं, साथ में निवर्तमान मतलब इससे पहले के सीईओ भी हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के नए अध्यक्ष हैं एनएन पांडे, एम अजित कुमार, विवेक जौहरी या संदीप भटनागर। जहां तक एनएन पांडे की बात करें तो ये झारखंड कैडर के ही एक आईएएस ऑफिसर हैं, लेकिन ये अध्यक्ष नहीं हैं। एम अजित कुमार ये निवर्तमान मतलब अभी के अध्यक्ष से पहले के अध्यक्ष, ये इनके रिटायर करने के बाद ही नए अध्यक्ष की नियुक्ति की गई है। तीसरा है विवेक जौहरी, ये भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी हैं। भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी हैं और इन्हीं को ही केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। संदीप भटनागर ये ऑप्शन भी नहीं होगा, जब वो इसलिए है कि विवेक जौहरी हैं तो संदीप भटनागर नहीं होंगे। जहां तक केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड की बात है तो यह वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग का हिस्सा है और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। नई दिल्ली है मुख्यालय। और इसका पुराना नाम है, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पुराना नाम है इसका केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड। और ये नाम इसका भी जो वर्तमान नाम है ये 2017 में किया गया था बदलकर केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। विश्व का सबसे नया गणराज्य है बारबाडोस, जमैका, गुयाना या त्रिनिदाद एवं टोबैको। इसमें उत्तर में हम आते हैं कि विश्व का सबसे नया गणराज्य है बारबाडोस, जो ब्रिटिश उपनिवेश था और लगभग 400 साल के बाद यह एक स्वतंत्र गणतंत्र बना है। गणतंत्र बना है 29 नवंबर 2021 को,
जबकि इसके पहले राष्ट्रपति हैं डेम सैंड्रा प्रूनेला मेसन। ये बारबाडोस के पहले राष्ट्रपति हैं। तो ये एक आने वाले परीक्षा में ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के रूप में पूछा जा सकता है कि बारबाडोस के गणतंत्र बारबाडोस के पहले राष्ट्रपति कौन है। तो डेम सैंड्रा प्रूनेला मेसन इसके पहले राष्ट्रपति हैं। तो इस तरह से आज का ये सेशन खत्म होता है। थैंक यू।